हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ अपने द्वारा लिखी हुई कहानी श्रापित कन्या धृति पार्ट 10। अक्षराज ठाकुर, जो कि धृति राठौर के दुपट्टे को ओढ़कर सुकून पा रहा था, दूसरे ही पल उसे याद आया कि वो ये सब गलत सोच रहा है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में तो दृष्टि माधवा के साथ जुड़ी हुई है। अक्षराज ने पास रखी बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट पानी पिया और गहरी सांस लेते हुए अपना मोबाइल उठाकर उसकी स्विच ऑफ खोला। तभी उसकी नज़र मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ी, जो कि पहला मैसेज दृष्टि माधवा का था। अक्ष ने दृष्टि माधवा का मैसेज ओपन किया तो उसकी आंखें सख्त, चेहरा हंसी में बदल गया। दृष्टि ने अपनी शादी के लहंगे, कुछ फोटो और कुछ ड्रेसिंग की फ़ोटो भेजी थी, लेकिन अक्षराज ठाकुर को इन सब चीज़ों में न तो कोई दिलचस्पी थी और न कभी समझ आती थी। लेकिन अक्षराज ठाकुर ने सोच लिया था कि उसे दृष्टि माधवा को हर हाल में खुश रखना है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करनी है। उसी समय उसने लहंगे को देखकर, ये लड़कियां भी कितनी कमाल की होती हैं, इतना हैवी लुक, उफ, खैर हमें क्या करना। उसने बिना सोचे समझे लाल लहंगे को लाइक करते हुए कुछ नीचे सिर्फ 2 शब्द लिखकर छोड़ दिए, ये ठीक है। दृष्टि माधवा, जो अब तक आधा दिन लगा चुकी थी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था, अक्षराज के 2 शब्दों ने उसकी एक पल में थकान दूर कर दी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, जिसे काशी बहुत देर से देखना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर सिटी हॉस्पिटल, धृति राठौर, जो कि बेहद परेशानी से गुजर रही थी, सब कुछ उसके हाथ से निकलता जा रहा था। तभी बगल वाले बिस्तर पर बैठे नक्श मल्होत्रा के डैड विराज मल्होत्रा, उन्होंने धृति राठौर को राहत देते हुए कहा, क्या सोच रही हो बेटा, हमारा घर अपना घर समझो और हमारे साथ चलो। दूसरे ही पल नक्श ने पूरा अधिकार जमाते हुए कहा, तुम चल रही हो ना हमारे साथ धृति, सोच लो। धृति राठौर के पास इसके सिवाय कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसने हैरत भरी नज़रों से नक्श को देखकर कहा, ठीक है, हम जब ठीक हो जाएंगे तो आपके घर काम कर देंगे। नक्श मल्होत्रा धृति राठौर के शब्दों को सुना तो भौं उचकाते हुए उसकी ओर देखकर बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम हमारे घर काम के लिए रह सकती हो, है ना डैड। विराज मल्होत्रा, जिसकी जुनून भरी नज़रें अब धृति के ऊपर थी, नक्श की आवाज़ सुना तो अपने होश में आते हुए बोला, या ऑफ कोर्स, वैसे भी ऑफिस का काम बहुत होता है, कोई तो हो हाथ बटाने के लिए। कुछ देर बाद डॉक्टर खुराना और डॉक्टर राघव आईसीयू में आए। धृति राठौर को चेक करते हुए बोले, अब तुम्हें अच्छा खाने की ज़रूरत है और खुश रहने की। फ़िलहाल मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी हैं और कंपाउंडर तुम्हें बाहर लाकर दे देगा और डिस्चार्ज पेपर रेडी हो चुके हैं, तो अब तुम जा सकती हो। धृति, जो अब तक हर चीज़ से अनजान थी, हैरत भरी नज़रों से डॉक्टर खुराना की ओर देखते हुए हौले से बोली, लेकिन पेमेंट किसने किया डॉक्टर। डॉक्टर खुराना धृति राठौर के शब्दों को सुने तो छोटी सी स्माइल के साथ बोले, मंदाकिनी देवी यानी नक्श मल्होत्रा की मॉम। ये सुनते ही धृति राठौर की आंखों नम हो गईं, लेकिन बगल में बैठे नक्श मल्होत्रा ने अपनी बत्ती सी दिखाते हुए कहा, उफ, तुम रोती भी हुई कितनी क्यूट लगती हो। धृति, हमारा बस चले तो हम तुम्हें हर वक्त रुलाते रहें। धृति राठौर नक्श की अटपटी बातों को सुनकर चुप हो गई। उसी पल डॉक्टर राघव ने नक्श की सारी रिपोर्ट चेक की और डिस्चार्ज पेपर तैयार करते हुए कहा, तुम्हें 3 दिन बाद आना होगा। नक्श मल्होत्रा ने बिना सोचे कुछ कहे अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। विराज मल्होत्रा इस वक्त बेहद खुश था, क्योंकि उसे उसका अंदर का शैतान दिमाग चंचल बना हुआ था। दोनों बिस्तर से उठकर खड़े हुए। विराज मल्होत्रा ने नक्श की बाँह पकड़ी, बाहर की ओर चल दिए, लेकिन धृति बिस्तर से उठकर खड़ी हुई तो उसके
सिर चकरा गया। दूसरे ही पल मंदाकिनी जी कमरे में आईं और धृति के सिर पर एक माँ की तरह हाथ फेरते हुए बोली, चलो धृति, नक्श ने हमें सब कुछ बता दिया है। अब तुम हमारे साथ हमारे घर चल रही हो। धृति एक पल के लिए चुप रह गई, लेकिन दूसरे ही पल ठंडी आवाज़ में बोली, हम आप लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हैं। धृति बिस्तर से उठकर खड़ी हुई तो मंदाकिनी देवी ने उसका हाथ थाम लिया और रूम से बाहर आई। मंदाकिनी देवी ने अपनी मेड मालती को कॉल करके बताया कि वो गेस्ट रूम की साफ सफाई करवा दे और अच्छी तरह से सजा दे, जिससे कि धृति उसमें खुशी से रह सके। मालती ने जी मैम साहब बोलते हुए उसी पल मंदाकिनी जी कॉल डिस्कनेक्ट किया और धृति राठौर को अपनी लग्जरी गाड़ी में पैसेंजर सीट पर बिठाया। धृति राठौर ये सब देखकर हैरत में थी। वो इन लोगों के साथ कैसे एडजस्ट करेगी? उसे तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत होनहार थी। धृति राठौर अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि दूसरे ही पल अक्षरा ठाकुर की गाड़ी आकर रुकी। धृति खिड़की से बाहर की ओर झांक ही रही थी, लेकिन उसका ध्यान अभी भी कहीं और था। मंदाकिनी देवी धृति की बगल में आकर बैठी, ड्राइवर से चलने के लिए कहा। मंदाकिनी देवी के बैठते ही अपने ख्यालों से बाहर आई, लेकिन तब तक गाड़ी स्टार्ट होकर चलने लगी थी। धृति ने एक पल के लिए शीशे से बाहर की ओर देखा तो अक्षराज ठाकुर किसी आदमी से कुछ बात करते हुए दिखाई दे रहा था। धृति राठौर के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे उसका कोई अपना उसे दिखा हो। वो घबराते हुए बोली, प्लीज़ गाड़ी रोकिए। लेकिन मंदाकिनी देवी ने धृति राठौर को सहलाते हुए कहा, डरो मत धृति, आज से हम तुम्हारी माँ जैसी हैं। धृति गहरी सांस लेते हुए मंदाकिनी देवी को देखकर बोलकर चुप हो गई। वहीं अक्षराज ठाकुर नक्श मल्होत्रा के बारे में जानने आया था, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसका डिस्चार्ज हो चुका है। अक्षराज ठाकुर इस वक्त अपना दिमाग शांत करना चाहता था, इसलिए वो अपने ठाकुर हवेली वापस लौट गया, जहां उसका सुकून रहता था। अक्षराज ठाकुर की मां सुलोचना ठाकुर, जो कृष्ण की भक्ति और अक्षराज ठाकुर पर जान लुटाने वाली, वही अक्षराज के पिता रणविजय ठाकुर, जो बेहद सख्त और अपने नियमों पर चलने वाले व्यक्ति। अक्षराज ठाकुर आज कई महीनों के बाद ठाकुर हवेली जा रहा था। शेष अगले भाग में। अगर आप लोगों को कहानी का ये पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।